देखिए, सबसे पहली बात जो है ना वो इस सवाल में ये है जो मुझे खातिर ख्वाह नजर आती है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है आप किसी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सवाल को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर आप देखें तो मिस्टर क्रिएटिव इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स एज आर्टिस्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ATL। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ इनकम रिसीट्स ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। यानी उन्हें ईयर नहीं दिया तो ये भी एक तरीका है, लेटेस्ट टैक्स ईयर जो भी है वो सपोज कर लें। मंथली रिन्यूमरेशन जो है इनका वो दिया हुआ है, जिसके अंदर बेसिक सैलरी है, यूटिलिटी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस। उसके बाद उन्हें एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है, ठीक है, और उसके अलावा उन्हें ए हाउस ओन बाय क्रिएटिव बीन लीज आउट बाय हिम, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का इशू आ गया। अच्छा, हाँ, 1800 सीसी कार भी है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इनका, और कार जो है वो कार 1800 सीसी कार मेंटेन कार, द कार वाज परचेज इन 2 years ago एट द कॉस्ट ऑफ 16 लाख एंड इज यूज्ड बोथ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, दोनों के लिए। चलिए, खैर, एनीवे, अब मसला ये आ गया कि जी हाउस भी है, उसके बाद 5 years ago मिस्टर क्रिएटिव हैज परचेज शेयर्स भी हैं, लेकिन शेयर्स अपनी कंपनी के नहीं है। और फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने एक अप्रूव पेंशन फंड में इंटरेस्ट की है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड भी जो होता है ये भी नई कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला ही मामला होता है। और उसके बाद ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम 4000 शेयर ऑफ शमीम प्राइवेट लिमिटेड एट द प्राइस दिस। ज़कात दी उन्होंने और उनका टैक्स भी होल्ड हुआ है 7,37,000। ये सवाल के दो हाल है। सवाल के दो हाल को अगर देखते हैं तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर अकोमोडेशन का एक मसला। अकोमोडेशन के बारे में ये मेरी रजिस्टर की कॉपी है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तो अकोमोडेशन का ये मसला है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक घर देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ हाउस और आपको घर देता है, तो हम 45% सीधा सीधा पकड़ के आपकी सैलरी में डाल देते हैं। लेकिन दूसरा ये कि दो ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि एम्प्लॉयर गॉट हाउस ऑन रेंट आपके लिए। तो इसमें सवाल में ये होता है कि घर की मंथली वैल्यू यानी रेंटल भी गिवन होता है, फिर भी वो आपको दे दिया जाता है, दो चीजें मिल जाती हैं। तो हम मैक्सिमम ऑफ कर लेते हैं, यानी 45% आपकी सैलरी का और एक्चुअल रेंटल को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो हायर ऑफ होता है वो डाल देते हैं सैलरी में। दोनों सूरतों में कि अगर एम्प्लॉयर किराए पे घर लेके आपको देता है तो किराया या 45%, दोनों में से एक चीज जो भी हायर है। और दूसरी सूरत यह है कि वो आपको दो ऑप्शन दे देता है, और दो ऑप्शन जब देता है कि या तो तुम घर ले लो और या तुम जो है वो अमाउंट ले लो, बेसिक सैलरी का 45% ले लो। आप घर ऑप्ट करते हैं तो बात फिर वही आ जाती है, वो कहता है कि फिर मैं देखूंगा कि मैक्सिमम 45% आर अमाउंट जो भी उसकी है। तो ये दोनों केस तकरीबन एक जैसे, और दोनों केसेस में दो चीजों का मालूमात होगी स्टूडेंट के पास। एक, उसे उस घर का मंथली रेंटल वैल्यू पता होगा, वर्थ पता होगा, और दूसरी ऑप्शन भी पता होगी वो 45% वाली, तभी हो सकता है। और आखिरी ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉय ऑफ द अमाउंट ऑप्ट करता है तो वो तो सीधी बात है कि हमने क्या करना है, हमने उसे हाउस रेंट अलाउंस मान, जो हम हमेशा मानते हैं, फिर तो ऐसी कुछ सोचने वाली बड़ी बात है ही। अब दूसरा है हमारा जो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर आप देखते हैं, ये मेरे रजिस्टर की कॉपी है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर तो मेडिकल अलाउंस इन टर्म लिखा हुआ है तो ये एग्जैम्प्ट है। अगर ये इन टर्म्स लिखा हुआ है यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी मिली है लेकिन टर्म्स में नहीं लिखी, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो वाज़ा करेगा नॉट रिटन इन टर्म्स, सवाल में वाज़ा करेगा। फिर आप इसको टैक्स लगाएंगे, फिर आप इसको टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर वो मेडिकल अलाउंस देता है
तो उसकी बेसिक सैलरी का 10% तक आप उसे माफ कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी को टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर वो दो चीजें देता है, मेडिकल फैसिलिटी एज अ टर्म और फिर अलाउंस भी देता है, तो अलाउंस को पूरी तरह टैक्स लगा दे, एक माफ एक को पूरा टैक्स लगा दे। और अगर वो मेडिकल फैसिलिटी भी टर्म में नहीं है और फिर अलाउंस दे रहा है, तो फिर सिर्फ अलाउंस जो है उसको 10% तक माफ कर दे, जैसे यहां आपने किया, और उसका जो है मेडिकल फैसिलिटी जो टर्म में नहीं है उसको फुली टैक्स्ड कर दे। क्या करें? फुली टैक्स्ड कर दे। तो ये हम इससे पहले जो है ना ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय कॉपी ऑफ माय रजिस्टर। ये टेबल भी इसके आगे था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। अब आ जाते हैं हम इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ। जब हम इस सवाल के सोल्यूशन की तरफ, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या किया, इनकम फ्रॉम सैलरी ये है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो जो नहीं होगा उसको क्या करेंगे, उसको पकड़ के तो अपना डायरेक्ट डाल देंगे, आपको मसला नहीं। अच्छा, अब आगे बात सबसे पहले किस चीज की, कि इसकी वर्किंग पहली करते हैं, इसकी वर्किंग पहली करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये मेन है। तो चलिए मैंने इसकी वर्किंग शुरू कर दी। सैलरी के हेड को वर्किंग 1 में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो है ना इसके अंदर जो मुझे नजर आ रही है स्टेटमेंट में, वो है इसकी बेसिक सैलरी, उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। अब जो इसका जो है वो बेसिक सैलरी, वो तो आपके सामने है कि बेसिक सैलरी इनकी जो है वो 3 लाख रुपए है पर मंथ, और 12 महीने इन्होंने काम किया। स्टेटमेंट में हम पढ़ भी लेते हैं कि क्या मंथ इनके पूरे हैं, तो यहाँ पे कोई मंथ नहीं लिखा हुआ जहां उन्होंने स्टेटमेंट दी है। देयर इज नथिंग मेंशन कि ये एक एक्टिव और कंटिन्यूस केस है जिसके अंदर यकीनी तौर पे 12 महीने का मामला होगा। तो 12 मंथ का ये केस है, तो सीधी सीधी क्या बन जाएगी, 36 लाख रुपए आपका ये बन गया। अब जो इसका यूटिलिटी अलाउंस है वो अगर आप देखते हो तो उन्होंने अमाउंट में नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा 15% दे दो इसका बेसिक सैलरी का, और जो उसका मेडिकल अलाउंस है वो उन्होंने कहा है कि वो इसको दे दो 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। अब अगर हम इसको 15% करते हैं, 3 लाख का 15% पहले कर लेते हैं और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ये बन गया आपका, कैलकुलेटर ही बताएगा ये काम करके, 5,40,000, ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपका मेडिकल अलाउंस है 12% 3 लाख का जब आप लेंगे और वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4,32,000। 4,32,000 में से इनको एग्जेम्प्ट होगा 10%, और वो जो है 3 लाख 12 महीने कितना बन जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा ऊपर में 72,000। तो ये 72,000 रुपया यहां चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज है जी, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन इन ए बंगलो, कितने का, 500 स्क्वायर फुट यार्ड प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड फॉर कंपेरेबल अकोमोडेशन फैसिलिटी विसिनिटी, कितना, 1,30,000 तक का ये हो सकता है। अब ये रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन किसकी है,
एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर ने लेके दी है। अब यहाँ दो इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। अगर वो हमें वैल्यू ना बताता तो हम सिंपल 45% डाल देते, घर लेके दिया हो। लेकिन जब उसने वैल्यू बता दी तो उसने हमें फंसा दिया, यानी अब हमारे पास दो चीजें आ गई, दो इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इसमें से हायर ऑफ लेंगे, यानी ये अब हमारी मजबूरी बन गई है कि मैंने कहा ना जहां दो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी ना वहां वो केस बन जाएगा। तो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर और हमें लेना है हायर ऑफ किसका? शाबाश, 45% ऑफ बेसिक सैलरी ठीक है ना? कितना? शाबाश, कितना बच्चे? बेसिक सैलरी, हाँ ठीक है, 36 लाख, 30 लाख, हम कह रहे हैं 36 लाख, ठीक है। चल अब कितना बन गया जी? 16 लाख और 20,000, ठीक है। अच्छा वो अब जरूरत नहीं, सैलरी से निकालनी हो तो फिर है ना। अच्छा वो 12 इसमें मुझे चाहिए होगा, किराए में, वो पहले ज़हन में चल रहा है ना। किराया कितना था? 1,30,000, 15,60,000। So which one is the higher? 16,20,000। तो ये 16,20,000 रुपया इधर आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब एक मसला आ गया क्या जी, भाई को अकोमोडेशन के अलावा एक चीज और मिली थी और वो है 1800 सीसी की कार, जो आई थी कितने की? 16 लाख की, और वो दो पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। मिली इस साल है, खरीदी जब भी हो उन्होंने, हमें उससे कंसर्न नहीं है। सो कार प्रोवाइडेड, जिसकी वर्थ वो बता रहे हैं हमें कितनी? 16 लाख बता रहे हैं। तो चूंकि ये फॉर बोथ है प्राइवेट एंड बिजनेस यूजर्स, नहीं प्राइवेट ऑफिशियल यूजर्स, दो यूज है इसके, लिहाजा ये 16 लाख रुपया कन्वर्ट हो जाएगा 5% इसका कितना बन जाएगा? 80,000 रुपये। मैं अंदाजा नहीं को और चीज निकल आई तो फिर देख लूंगा, अभी तो मेरे ख्याल में काफी मालूमात आ गई है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ आगे। A house owned by Mr. Creative being leased out by him at monthly rent of 50,000. The lease expired on 31 December and Mr. Creative refused to renew the lease in spite of tenant renew the lease after increasing the rent by 10%. इसका मतलब है ये लीज 31 दिसंबर तक चला है, शुरू का हुआ नहीं बताया तो फिर ठीक है, टैक्स ईयर के स्टार्ट में ही हो गया होगा। तो शुरू कर देते हैं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वर्किंग नंबर कितनी डाली उधर था देखना, कोई नहीं डाली तो अब डाल देते हैं वर्किंग नंबर 2। तो एक रेंट रिसीव हुआ 50,000 का और वो जारी रहा 6 माह तक, कितना बन गया? 3 लाख, ठीक है। रेंट रिन्यू नहीं किया इसने, ये बताएं क्या चक्कर है। अच्छा उसने रिन्यू नहीं किया, 10% मिल भी रहा था ज्यादा। ही रिटर्न नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 3 लाख टू द टेनेंट which was received 2 years ago. जो भी ट्रीटमेंट हुआ चूंकि इस साल इसमें वापस किया तो ये जो एडवांस है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जिस साल वापस होता उस साल कोई टैक्स नहीं लगता, पहले का होता तो लगता।
तो लिहाजा इस साल तो वापस हुआ है ना। तो कहता है 5 years ago मिस्टर क्रिएटिव परचेजेस शेयर्स। अच्छा जी, 2 साल का एडवांस मिला। हाँ तो वो वापस कर दिया ना उसने। थिंग्स इज फिनिश। देखिए वो ट्रीटमेंट तब देनी पड़ती अगर अगला टेनेंट आ जाता। अगला टेनेंट तो आया ही कोई नहीं। अगला टेनेंट आपके सवाल में कहीं है तो नहीं? आया होगा अगला टेनेंट? नहीं, अगला टेनेंट नहीं आया तो बस फिर ठीक है। फिर इस साल की इसकी जो है वो ये आ गई आपकी 3 लाख, और 3 लाख पर 1/5 इसका रिपेयर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 60,000। तो 2,40,000 बस। कोई और चीज देखो। बस ठीक है। अच्छा बच्चों, 5 years ago Mr. Creative has purchased 20,000 shares of rupees कितने 10 of unlisted public company at the rate of 140. After the 1 year of acquisition he received 8,000 bonus shares from the company having fair market value कितनी 42,000। इसका मतलब यह है कि 5 साल पहले ये हुआ तो ये फिर 4 साल पहले हुआ। वो 5 साल पहले हुआ तो ये 4 साल पहले हुआ ना। जैसे बुजुर्ग औरतें साहब लगाती थी पुराने दौर में कि असद तो उम्र 2 साल बड़ा है तो जो पैदा ऐसी थे इधरों मिठाई आई सी थे कुछ ऐसी आदत हमने साहब लगाई। अच्छा बच्चों, सो यू सी 8,000 के बोनस शेयर मिले थे 142 कीमत थी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी ये वाला साल जो है ही सोल्ड 75% ऑफ बोनस शेयर एट द प्राइस ऑफ 145। तो यहां पे हम कर लेते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को शुरू। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना जी? शेयर बेचे हैं 75% ऑफ 8,000, जिसका मतलब है 6,000 शेयर बेचे। और 6,000 शेयर जो हैं उनकी जो वर्थ है वो है 145 क्या 48 45 कितने का पड़ा? 8,70,000। ये उन्हें वर्थ जिस पर मिले थे वो थी 142। अच्छा हमने 60,000 कर दिया। इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्सा उतना करो जितना खत्म हो। अच्छा अब कितना बना भाई? 8,52,000। 18,000 का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, ये गेन है लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। 18,000 का गेन है, साल से तो ऊपर हो गया होगा। तो 75% किसने करना? कितना आ गया? 13,500। ठीक है जी। अच्छा अब वापिस चलो देखो, ये तो बाद के काम, दोनों का टैक्स क्रेडिट मिलना वो तो बाद में मिलना। क्या हाल है? ये है ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम 400 शेयर्स ऑफ अनदर शामीन प्राइवेट कंपनी रुपीस कितने 58.60 यूनिट एंड दीज शेयर्स वर परचेज्ड ईयर्स बैक कितने में 50 रुपए में। इसका मतलब है ये शेयर बिका है 52,000
कितने में गया? 58.6, ठीक है ना? कितने थे? 4000 यूनिट। ये बेचने की कीमत है ना, ये कंसिडरेशन है। करें मल्टीप्लाई, 2,34,400। कितने के पड़े थे? 50 रुपए का ना? 2 लाख के पड़े। कितना बन गया? 34,400। 75% इसका करें, इसका भी करना पड़ेगा ना? क्यों बोला? 25 एक साल से ज्यादा। पहले 1 मिनट देख, ठीक है। अब और कोई चीज नजर नहीं आ रही। चलो फिट हो गया, कर दे टोटल। जी दोनों को जमा कर दो यार। 39,300, ठीक है बात? चलो वहां जाके इनको फिट कर देते हैं, ये भी टोटल कर दें आप। तो ये बच्चों मैंने तीनों टोटल्स वहां से उठाए हैं, और तीनों टोटल वहां से उठा के जो है यहां से वर्किंग में से जाके वहां पुट कर दी। तो ये टोटल इनकम आई है। अब सबसे पहले ज़कात अलाउंस माइनस होगा। तो ज़कात अलाउंस क्या बनता है? सेक्शन 60 जी। कितनी ज़कात है? 50,000 इसकी ज़कात है। हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से। बहुत नॉमिनल सी अमाउंट का फर्क पड़ेगा। क्या ख्याल है बच्चों? कितना? 6141,300 नहीं यार, 6141, ठीक है। 6141 ये है टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम को टैक्स लगा दें। टैक्स टेबल नहीं है इसमें, टेबल नहीं है। अच्छा टेबल ढूंढना पड़ेगा। तो स्लैब नंबर 7 कितना मिनिमम? 6,70,000 प्लस 6,141,300 माइनस 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 22.5%। कितना आ गया बच्चों? अच्छा जी 9267 इधर लिख देता हूँ 926793 ये है इसका टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम। अब हम इसको यहां ले जाते हैं, टैक्स ऑन इनकम को। अच्छा और इसमें से हमें उसे टैक्स क्रेडिट देना है। अब जो टैक्स क्रेडिट्स देने ना उसको, उसमें एक टैक्स क्रेडिट है उसका अप्रूव वॉलंटरी फंड में है जी, पेंशन फंड में जो उसने पैसे लगाए उसका। तो पेंशन फंड के लिए वर्किंग नंबर 1 बना देते हैं। 3 पहले कर चुके हैं, चौथी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है।
और जो आपका है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल नई कंपनी के शेयर्स खरीदने वाली बात होती है, उसी के अंदर के लिखा होगा। तो म्यूचुअल फंड के लिए वर्किंग नंबर 5 कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं वर्किंग नंबर 4। वर्किंग नंबर 4 के मुताबिक ए को बी पे डिवाइड करेंगे और सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो है वो होगा टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, और बी होगा टैक्सेबल इनकम, और सी होगा आपका शाबाश सी होगा लोअर ऑफ 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट। तो ये बनेगा आपका। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, तो आपने निकाला है 9 to 6 793, और टैक्सेबल इनकम जो आपने निकाली है वो है आपकी 6141,300 मल्टीप्लाई बाय सी। तो सी हो जाएगा आपका, क्या नाम लेते हैं, 20% जब तुम निकालोगे 6141 इंटू 300 का, और दूसरा तुमने एक्चुअल कितना किया है, एक्चुअल है 6 लाख, तो 6 लाख। तो इसमें से ये कितना आया, 12,28,260। तो यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो 6 लाख कम में जो एक्चुअल है, तो 6 लाख यहाँ पुट कर देते हैं। क्या जवाब आएगा जी? $90,547। तो इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं, 90,547, ये हम टैक्स क्रेडिट इसको दे देते हैं। दूसरे टैक्स क्रेडिट के लिए फौरन वर्किंग शुरू कर देते हैं। वर्किंग नंबर 5, ए ओवर बी इंटू सी लिख लेते हैं। 926,793 बाय 61,413। सी के लिए क्या तरीकाकार होगा, ये तो दोनों सेम होंगे, तो सी होगा लोअर ऑफ एक्चुअल। तो एक्चुअल अमाउंट जो है वो बनती है आपकी 11 लाख, और दूसरा 20% ऑफ 6,141,300 कितना आ गया, 12,28,260। अगेन क्या आ जाएगा, एक्चुअल है, हाँ, एंड थर्ड वन इज 2 मिलियन। तो सबसे लोअर यही बनता है, तो ये यहाँ पुट कर देते। कितनी वैल्यू आ गई? मुझे लगता है कल कोई काम नहीं किया आपने। क्या होता था कागज हम 1,66,000, 1,66,000, 66,000 इतना फ्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। 1,66,000
चलो माइनस कर दो, 6,70,246। आखिरी चीज रहेगी टैक्स एडवांस में दिया हुआ विद होल्ड। ठीक है जी। एम्प्लॉयर कितना, 7,37,000। ठीक है जी, माइनस कर दें इसमें से टैक्स रिटर्न एबल 66,754। ये टैक्स रिटर्नेबल हो जाएगा। क्लियर जी। तो ये बच्चों हो गया आपका